हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट वैलेंसी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स किसे कहते हैं और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं और वॉर्न हैवर साइकिल, ये तीन चीज़ें इसमें समझा रहे हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वे बॉन्ड्स होते हैं जो एटम्स के मध्य एक तरफा वन साइडेड पार्टनरशिप से बनते हैं। मतलब ऐसे बॉन्ड जो परमाणुओं के मध्य एक तरफा साझेदारी से बनते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं और इसे एरो से प्रदर्शित करते हैं। और ये एरो दाता परमाणु से यानी कि डोनर एटम से रिसीवर एटम की ओर, दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर लगता है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है दाता परमाणु किसे कहते हैं। तो दाता परमाणु वे होते हैं जो साझेदारी में, पार्टनरशिप में दो इलेक्ट्रॉन कहें या इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, वे एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर साझेदारी में देते हैं पार्टनरशिप में। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ये अब आप समझें, देते हैं तो देने का मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ना, पार्टनरशिप में देते हैं अर्थात वो इलेक्ट्रॉन इस एटम के लिए भी काउंट होंगे। तो पार्टनरशिप में देता है, पूर्णतः नहीं देता, पार्टनरशिप में ये दो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो वो एटम दाता कहलाता है। अब जैसे H2O तो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, तो इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये दो दे सकता है, ये डोनर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऐसे ही अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट कर सकता है, तो ये भी दाता परमाणु हो जाएगा। यहाँ एल्कोहल है, एल्कोहल में ऑक्सीजन है, ये दे सकता है। अमीन ग्रुप है, अमीन में ये नाइट्रोजन दे सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ये सब दाता परमाणु कहलाते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दाता परमाणु हैं। इन्हें दूसरी भाषा में हम लुईस बेस भी कहते हैं। इसे आगे वाले चैप्टर में समझाएंगे कि लुईस एसिड और लुईस बेस कौन से होते हैं। केवल इतना समझ लें, लुईस बेस उन्हें कहते हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लोन दे सकें, लोन का मतलब किसी को दे सकें, तो इसी पार्ट अब इनके पास है तो ये पार्टनरशिप में दे सकता है, इसीलिए इन्हें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसीलिए इसे लुईस बेस भी कहते हैं। कौन से? जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है एक्स्ट्रा, इसे हम लोन पेयर भी कहते हैं, जो दूसरों को दान दे सकता है। इसके पश्चात फिर एक ग्राही एटम कौन कौन से होते हैं। तो वे एटम्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यानी साझेदारी में अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देते, बल्कि इनके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को ही अपने पास रख लेते हैं, साझेदारी में रख लेते हैं। तो इसलिए ये ग्राही कहलाते हैं, क्योंकि ये देते हैं तो दाता हो गए और ये उसको ग्रहण करते हैं तो इसलिए ग्राही हो गए। लेकिन लेना देना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की तरह नहीं होता है, पार्टनरशिप में लेना देना होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोवैलेंट में जो इलेक्ट्रॉन दे दिया वो देने वाले परमाणु पे काउंट नहीं होता, उस पर आवेश आ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इस पर कोई आवेश नहीं आता, बल्कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में देता है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में लेता है। तो जो लेते हैं उन्हें ग्राही कहते हैं और जो देते हैं वो दाता कहलाते हैं। और दाता और ग्राही के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जैसे हम नीचे समझा रहे हैं। अब यहाँ बोरान ट्राइफ्लोराइड है, मतलब दाता परमाणु अधिकतर वो होते हैं जिन पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कंपलसरी होंगे, तो और बॉन्ड बनाने के बाद उनके पास लोन पेयर बचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा, उन्हें दाता कहते हैं। ग्राही में वो एटम्स होते हैं जिनके पास उनकी ऑक्टेट पूरी नहीं होगी, उससे 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम है। AlCl3 में 2 3 6, एक एल्यूमिनियम का एक इसका, तो 6 इलेक्ट्रॉन है केवल इसके आउटर मोस्ट सेल में। ऐसे ही बोरान ट्राइफ्लोराइड में देखेंगे तो इसके भी बोरान के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, इसको समझा रहे हैं नीचे। तो ये ग्राही कहलाते हैं क्योंकि इनके पास ऑक्टेट पूरी करने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये कहलाते हैं ग्राही। और जो ग्राही होते हैं उन्हें हम लुईस एसिड भी कहते हैं। अब इसके पश्चात अगला जो टॉपिक है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे, तो हमने NH3 और BF3 के बीच में बता रहे हैं। तो नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2,5, हाइड्रोजन का 1, बोरान के 5, 2,3, फ्लोरीन का 9, 2,7। अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के हमने 5 2 क्रॉस से दिखाए हैं इलेक्ट्रॉन, 2 1 3 1 4 1 5, और इनसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2, इस हाइड्रोजन। अब इस नाइट्रोजन के देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए।
लेकिन फ्लोरीन के 7 होते हैं, तो 2 2 4 तो 6 एक साथ। ऐसे ही इस वाले फ्लोरीन के भी 7 हो गए, इस वाले फ्लोरीन के भी 7 हो गए। और बोरान का 1 2 और 1 3, तो इसके बाहरी कोश में 3 ही होते हैं। अब इसने पूरा करने के लिए 2 2 4 2 6 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इससे ले लिया। अब आप देखेंगे, देखो इस गोल घेरे में नाइट्रोजन ने इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है पार्टनरशिप में, बल्कि इस परमाणु को ये इलेक्ट्रॉन दिया है। देखो ये वाला गोला जो है, इसमें पार्टनरशिप में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी नाइट्रोजन के हैं। नाइट्रोजन क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पास 8 हैं और ये लोन पेयर बचा हुआ, ये दोनों बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। ये जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इसको कहेंगे बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है। इसे बॉन्ड पेयर कहेंगे, इसे भी बॉन्ड पेयर कहेंगे। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कहलाए, क्योंकि एक्स्ट्रा है, इस पे ये स्पेयर में है, इसको दे सकता है, तो इसने दे दिया। तो एक तरफा साझेदारी हो गई नहीं, कि नाइट्रोजन दिया, इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, तो ये ग्राही कहलाएगा, ये दाता कहलाएगा। तो दाता से ग्राही की ओर एक बॉन्ड बनता है, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अब बात आती है कोऑर्डिनेट कोवैलेंसी, उपसंयोजकता। तो एटम्स द्वारा बनाए गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या उस एटम की कोऑर्डिनेट बैलेंसी कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन और बोरान, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इन दोनों की कोऑर्डिनेट बैलेंसी 1 रहेगी। ये फिर उसके बाद में जिन ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वे कंपाउंड्स कहलाते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो उन्हें हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे BF3 NF3 और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स अधिकांशतः कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इसे हम 12th में कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला एक चैप्टर है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाला, उसमें पढ़ेंगे। अभी सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, वॉर्न हैवर चक्र किसे कहते हैं। तो जर्मन वैज्ञानिक थे मैक्स वॉर्न और हैवर। इन्होंने जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है, मुक्त होने वाली ऊर्जा का चेंज कैसे कैसे आता है, उसको एक साइकिल के द्वारा समझाया, जिसे हम बॉर्न हैवर साइकिल कहते हैं। अर्थात आयनिक स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाने में जो ऊर्जा मुक्त होती है, और मुक्त ऊर्जा और उसके परिवर्तन को एक साइकिल के द्वारा समझाया। इसी साइकिल को हम बॉर्न हैवर साइकिल कहते हैं। यानी बॉर्न हैवर साइकिल सिंपल क्या है, आयनिक स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसमें जितने स्टेप्स आते हैं, उन सब स्टेप्स को एक साइकिल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसी को हम बॉर्न हैवर साइकिल कहते हैं, जैसे नीचे समझाया गया है। इसमें जैसे सोडियम है Na+, ये सॉलिड होता है सोडियम, और Cl2 गैसीय स्टेट में होता है। अब ये दोनों मिलकर के NaCl बना रहे हैं, और इस NaCl बनने में ये U, इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, अर्थात संभवन ऊष्मा है, ये ऊष्मा जब ये Na और Cl बनेगा तो इसमें से ऊष्मा निकलेगी तो ये -U, इसी को कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। U हीट ऑफ फॉर्मेशन है किसकी? NaCl की। अब इसको कैसे डिफाइन किया है, अब ये कैसे बना, कैसे इसको समझाया। तो उन्होंने कहा जैसे सोडियम सॉलिड होता है, तो इसको जब हम एनर्जी देंगे, तो ये एनर्जी जब दी जाती है तो ये कहलाती है हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन एनर्जी। यानी सॉलिड को गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो कहलाती है हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो ऊर्जा दी, तो सोडियम सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम गैसीय स्टेट में आ गया। अब गैसीय स्टेट से इसको सोडियम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे हमने पहले पढ़ाया है, आयनन विभव जिसे बोलते हैं, तो आयनन एंथैल्पी जिसे कहते हैं। तो आयनन विभव, अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए हमने एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन निकलने पर ये Na+ में कन्वर्ट हो गया। यानी कि पहले सोडियम सॉलिड को हीट ऑफ सब्लिमेशन के द्वारा, यानी कि ऊर्ध्वपातज ऊर्जा के द्वारा इतनी ऊर्जा दी जिससे ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में। तो जो दी गई ऊर्जा है वो कहलाती है हीट ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो हीट ऑफ सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातज ऊर्जा कहलाती है। अब ये गैसीय स्टेट में आ गया, अब इसको हमने कैटायन में कन्वर्ट करना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम आयनन विभव कहते हैं, और वो आयनन विभव से फिर ये कैटायन में कन्वर्ट हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये कैटायन में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से जो Cl2 है वो एक कहना चाहिए, यहाँ एक एटम की ज़रूरत है लेकिन ये 2 एटम में है, तो इसको सबसे पहले तोड़ने के लिए हीट ऑफ डिसोसिएशन, अर्थात इसको जब तोड़ेंगे ना, किसी एटम को तोड़ते हैं, डिसोशिएट करते हैं, तो उसको एनर्जी दी जाती है, तो वो कहलाती है हीट ऑफ डिसोसिएशन। अर्थात
वियोजन ऊष्मा, तो वियोजन ऊष्मा देंगे इसको, इतनी एनर्जी देंगे तो देने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसीय स्टेट में। फिर इस गैसीय स्टेट से फिर इसको Cl माइनस में एनायन में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में ऊर्जा रिलीज होगी, निकलेगी। तो ये कन्वर्ट हो इस तरीके से Cl जो अणु था वो एटम में कन्वर्ट हुआ, और एटम से फिर हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, और निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जब इलेक्ट्रॉन डाला तो ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया और इतनी एनर्जी इससे रिलीज हुई। अब ये गैसीय स्टेट में कैटायन है और ये गैसीय स्टेट में क्लोराइड आयन है। तो ये कैटायन और ये एनायन यानी Na प्लस और Cl माइनस ये कंबाइंड होकर के NaCl बनाएंगे। तो इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी कहलाएगी हीट ऑफ लैटिस एनर्जी। इसको हम लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, ये लैटिस एनर्जी इतनी निकलेगी। तो टोटल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो ये जो माइनस U है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है NaCl, ये इक्विवेलेंट होती है हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हीट ऑफ लैटिस एनर्जी। अब ये चूंकि दोनों ऊर्जाएं निकलती हैं इसलिए माइनस में हैं, बाकी सब ऊर्जाएं दी जाती हैं इसलिए प्लस में हैं। और अगर U नेगेटिव है तभी NaCl बनेगा, यानी NaCl के बीच बॉन्ड बनेगा, और अगर U पॉजिटिव होगा तो NaCl के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। इसी को हम बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल। अब इसी के पश्चात अगला टॉपिक है हमारा पोलरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल किसे कहते हैं, तो जब दो इक्विवेलेंट एंड अपोजिट चार्ज, इक्विवेलेंट यानी कि समान और अपोजिट विपरीत आवेश के चार्ज एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में रखे हों, तो इस प्रकार जो डिवाइस बनती है उसे डाइपोल कहते हैं। जैसे हमारे पास प्लस Q, एक चार्ज प्लस Q है, दूसरा चार्ज माइनस Q, यानी आवेश दोनों पे बराबर है और ये एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में d दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी d है। तो ये जो डिवाइस बनी इसे हम बोलते हैं डाइपोल। अब इस डाइपोल का जो मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, वो म्यू बराबर Q इंटू डी, अर्थात परिभाषा क्या हो गई कि आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कहलाता है। किसी द्विध्रुव का आघूर्ण उनके आवेश और उनके बीच की दूरी का मल्टीपल या गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। डी जो स्मॉल डी है वो बॉन्ड लेंथ ऑफ एनी बॉन्ड इन सेंटीमीटर, मतलब ये जो डी है वो इन जो चार्ज है इन चार्जों के बीच की दूरी है जो सेंटीमीटर में नापी जाती है। और क्यू जो चार्ज है उसे हम EUSE में, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट में नापते हैं, और इसका जो यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की वो डी से प्रदर्शित करते हैं, डिवाई कहते हैं। और 1D बराबर होता है 10⁻⁸ EUSE इंटू सेंटीमीटर, ये CGS सिस्टम में है। इसी प्रकार से SI यूनिट में देखेंगे तो कूलाम इंटू मीटर, C इंटू M, ये इसका मात्रक होता है। ये सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन में इसे हम एरो से दिखाते हैं और ये नेगेटिव की ओर होता है। ये जो एरो है वो नेगेटिव की ओर, इसकी जो पूंछ है वो पॉजिटिव एटम की ओर होती है। जैसे HF में हमें डाइपोल मूवमेंट दिखाना है तो H पर जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाएगा, लेकिन पार्शियली शिफ्ट होता है तो इसी पार्शियली नेगेटिव आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। जैसे हमने आपको पोलरिटी समझाई थी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बताया था, उसमें समझाया था ये। तो उसी तरीके से इसमें पोलरिटी डेवलप होगी। अब इसकी दिशा क्या होगी, तो ये नेगेटिव की ओर एरो लगेगा। और ये एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे कि एटम्स के बीच में ये जो एटम्स हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता पर डाइपोल मूवमेंट निर्भर करता है। इनका जितना ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा। जैसे हमारे पास HF, HCl, HBr और HI हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9, 0.9, 0.7 और 0.4 है। तो इनका डाइपोल मूवमेंट 1.92 सबसे अधिक है, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा उसमें इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें 1.9 डिफरेंस है तो 1.92 इसका डाइपोल मूवमेंट है, इसमें 0.9 है तो इसमें 1.03। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो रहा है वैसे वैसे डाइपोल मूवमेंट भी कम हो रहा है। आगे लुईस स्ट्रक्चर कल के वीडियो में हम आपको समझाएंगे।